नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू में। ये हमारी एथिक्स के स्टडीज की वीडियो सीरीज क्लास नंबर 48। हम लोग अब पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के अपने एथिक्स के स्टडीज के लिए, जीएस मेन पेपर 4 सेक्शन बी के लिए। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और सवाल अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, ये सवाल आपका जो केस स्टडी का है, इसमें काफी सारे पार्ट्स दे दिए हैं यूपीएससी ने, 1 2 3 करके इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दे दिए हैं। इनफैक्ट 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, राइट। अब देखिए, इसमें यूपीएससी बेसिकली क्या कह रहा है कि आपके सामने कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, आपको बताना है कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में। यूपीएससी ये कहता है कि सपोज वन ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स who is also aspiring for civil services comes to you for discussing some issues related to ethical conduct in public service. So he raises the following points. वो जो है सो निम्नलिखित मुद्दों के ऊपर चाहता है आपसे बात करना, और बेसिकली आपको ये बताना है कि आपका आपका अप्रोच क्या होगा इन इश्यूज के ऊपर। मतलब आपका फ्रेंड अगर आपसे डिस्कस करता है तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए, ही रेजेस द फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित मुद्दे उठाता है। सबसे पहला क्या है, इन द प्रेजेंट टाइम्स व्हेन अनएथिकल इन्वायरमेंट इज क्वाइट प्रेवलेंट, जब अनैतिकता का माहौल ज्यादा प्रचलन में है, individual attempts to stick to ethical principles may cause a lot of problem in one's career. ये आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, कई सारे आईएएस ऑफिसर होते हैं जो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार होता है उनके करियर में। जैसे कि आप लोगों को पता है अशोक खेमका जी के बारे में, आप लोगों ने नाम सुना होगा स्वर्गवासी डीके रवि जी के बारे में। डीके रवि जी ने सुसाइड किया ऐसा कहा जाता है, लेकिन बहुत लोगों को अंदेशा है कि इनको पॉलिटिकल रीजन की वजह से मार दिया गया। तो ये कहा जाता है कि अशोक खेमका जी, डीके रवि जी, ये लोग बहुत ही ज्यादा एथिकल ऑफिसर्स थे। इन्होंने कोशिश करी बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पे चलकर अपने काम को करने की, बट समाज को या हमारे सिस्टम को ये चीज पसंद नहीं था। ठीक, तो इट मे कॉज हार्डशिप टू फैमिली मेंबर्स एज वेल एज रिस्क टू वंस लाइफ। मैंने कहा ना, रिस्क टू वंस लाइफ। Why should we not be pragmatic and follow the path of least resistance and be happy doing whatever good we can? आपके दोस्त का ये कहना है कि देखो, आजकल अनैतिकता हर तरफ फैली हुई है, तो अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपना काम ईमानदारी के साथ करे, इसकी वजह से, उसकी इस चाहत की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके करियर में। ठीक है, करियर में प्रॉब्लम होंगे, इसके अलावा उसके फैमिली मेंबर्स को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और उसके खुद की जान की भी दिक्कत बन सकती है। तो आपका दोस्त ये कहता है कि फिर क्यों नहीं हर इंसान एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के चले, और जहां पे उसे कम से कम खतरा हो उसी रास्ते को फॉलो करे, और बस खुश रहे इतना करके कि भाई जितना अच्छा कर सकता है उतना तो कर दिया, भले ही छोटा मोटा ही कोई अच्छा काम करे, लेकिन उतना ही करे, कोई बड़ा ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से उसको खुद की लाइफ को या फिर उसके परिवार को खतरा हो। तो ये आपके दोस्त का पहला मुद्दा है। आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम को? आपका आंसर क्या होगा इसमें कि नहीं, ड्यूटी एथिक्स क्या होता है, इसको पढ़ते ही आपके ध्यान में आना चाहिए कि भाई ड्यूटी एथिक्स क्या चीज होती है। जहां ड्यूटी एथिक्स आएगा वहां पे कांट भी आएगा, वहां पे आपका एरिस्टोटल भी आएगा। थोड़ा अगर इसको इंडियन टच दें तो आपका गीता में जो लिखा हुआ है निष्काम कर्म, इंसान का एकमात्र कर्तव्य है अपना कर्म करना, बस, और कुछ भी नहीं। कर्म ही पूजा है ना। तो ये सारी चीजें आपके रिस्पॉन्स में आ सकती है कि नहीं, हमें इतना प्रैक्टिकल नहीं बनना है कि अपने कर्म को ही छोड़ दें, हमें इतना प्रैक्टिकल नहीं बनना है कि अपने कर्तव्य के साथ गद्दारी करें। ठीक है, तो आपका आंसर इसी लाइन के लॉन्ग होना चाहिए। ठीक, सेकंड पॉइंट देखिए आपके दोस्त ने क्या रेज किया। उसने ये बोला कि when so many people are adopting wrong means and are grossly harming the system, मतलब जब बहुत सारे लोग गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को परेशान कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, तो what difference would it make if only a small minority tries to be ethical? तो अगर 100 में से 99 लोग बेईमान हैं तो एक अकेला ईमानदार क्या कर लेगा? They are going to be rather ineffective and are bound to get frustrated. तो ये अकेला आदमी जो है, जो कोशिश करेगा एथिकल होने का, उसकी वजह से इस इंसान को प्रॉब्लम्स होंगे बहुत सारे अपने लाइफ में, और ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और इसके
इसके एक्टिविटीज का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, अल्टीमेटली फेल हो जाएगा, इनफेक्टिव हो जाएगा। आपको अगेन इस पॉइंट को आंसर में क्या करना है, कॉन्ट्रडिक्ट करना है, तो आप क्या बोलेंगे कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये गांधी जी ने बोला था, ये चीज आपके दिमाग में आ रही है। आप लोगों ने मूवी देखा है बैटमैन, बैटमैन में बहुत फेमस डायलॉग है क्रिश्चियन बेल का, वो ये है कि समटाइम्स पीपल नीड अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल टू शेक देम आउट ऑफ एप्थी, शेक देम आउट ऑफ एप्थी। ठीक है, एक बहुत फेमस कोट है, एक बहुत फेमस कोट है जो कि ये कहता है कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एन इंडिविजुअल committed to change the world. In fact, it is the only thing which has actually changed the world. कभी भी आप किसी एक इंसान की शक्ति का मूल्यांकन कम न करें, अगर उस इंसान के अंदर दृढ़ संकल्प है तो। अगर उसके अंदर दृढ़ संकल्प है तो दुनिया बदल के रख देगा, और आज तक दुनिया में बदलाव ऐसे लोगों के द्वारा ही हुआ। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का जो एक पोयम था एकला चलो रे, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी आवाज ना सुने तो भी आप अकेले चलिए, तो भी आप अकेले चलिए। ठीक, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं पांडव के एग्जाम्पल का अगेंस्ट कौरव। कौरव कितने थे और पांडव कितने थे, कौन जीता लास्ट में, पांडव जीते। तो माइनॉरिटी में भी अगर हैं एथिकल लोग तो भी वो चेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो अपना काम सतत अभ्यास के साथ करता रहे। ठीक है, सतत अभ्यास के साथ करता है। इन सारे पॉइंट्स का आप यूज कर सकते हैं, इस तरह के पॉइंट्स आपके माइंड में आने चाहिए, मेरा मतलब ये है। इन पॉइंट्स का आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे, आंसर वो आपके ऊपर है। मैं भी इन सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, इतने सारे पॉइंट्स आते रहते हैं माइंड में, मैं भी इन सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, बट आपका एक फ्रेमवर्क बन जाना चाहिए माइंड में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कि हाँ मुझे जो है सो क्या लिखना है अपने आंसर में। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, इफ वी बिकम फसी अबाउट एथिकल कंसिडरेशंस will it not hamper the economic progress of our country? After all, in the present age of high competition, we cannot afford to be left behind in the race of development. अब देखिए, इस मुद्दे के थ्रू आपका दोस्त आपसे ये बोलना चाहता है, अगर हम लोग नैतिकता को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, अगर हम नैतिकता को बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनाना चाहें, तो क्या इसकी वजह से हमारे देश के आर्थिक विकास में दिक्कतें नहीं आ जाएंगी? क्यों? क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा कंपटीशन हो गई है, इतना ज्यादा फास्ट रेस हो गया है दुनिया में इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, कि कोई भी कंट्री एथिक्स के चक्कर में पीछे नहीं रह जाना चाहती। मैं जैसे आपको एग्जांपल लेता हूँ, चाइना को देखिए। चाइना में कितनी ज्यादा पायरेसी होती है आप लोगों को पता है? चाइना में कितनी ज्यादा रिवर्स इंजीनियरिंग होती है आप लोगों को पता है? ये सब क्या अनएथिकल इश्यूज। अब यूएस से किसी साइंटिस्ट ने नया आईफोन का डिजाइन बनाया, चाइना में तुरंत उसकी पायरेसी होनी शुरू होगी, राइट? इन चीजों की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ चाइना तो हो रहा है, लेकिन क्या वो एथिकल है? नहीं एथिकल है। तो अल्टीमेटली आपका दोस्त यही पॉइंट आपसे कहना चाह रहा है कि भाई अगर डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोगों को एथिकल कंसिडरेशन छोड़ना पड़े तो छोड़ देना ही बेटर है। क्या आप इस पॉइंट को मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे इस पॉइंट को? आप बोलेंगे यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल गवर्नेंस, ये आपका की पॉइंट होगा। ठीक, अब बात करेंगे यहाँ पे आर्ट की, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। आप यहाँ बात करेंगे सोशल जस्टिस के बारे में कि भाई सामाजिक न्याय होना चाहिए। आप यहाँ बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के बारे में, जो प्रेमर में लिखा हुआ आपका डिग्निटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी वगैरह, इन सब के बारे में। इन सब के बिना नहीं चल सकता आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत दिनों तक। आप यहाँ चाहें तो जवाहरलाल नेहरू के कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा था, नेहरू जी ने ये कहा था कि जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं ना दुनिया की इतिहास में, उनको उनको बाहर के दुश्मनों से उतना खतरा कभी नहीं हुआ जितना कि उन्हें अपने अंदर के करप्शन और अपने अंदर के दुश्मनों से हुआ। मतलब अगर आपका गवर्नेंस स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका डेवलपमेंट सॉलिड नहीं होगा। तो फिर आपका डेवलपमेंट अगर सॉलिड नहीं है तो आपके कंट्री में इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, कम्युनलिज्म वगैरह ऐसे इश्यूज होते रहेंगे। इसीलिए जरूरी यह है कि आपका गवर्नेंस बिल्कुल एथिकल हो, सो डैट कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने इस पॉइंट को रख सकते हैं।
अच्छा, लास्ट पॉइंट देखिए आपका दोस्त क्या कहता है। लास्ट पॉइंट कहता है कि इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन ग्रॉसली अनएथिकल प्रैक्टिसेस, बट गिविंग एंड एक्सेप्टिंग स्मॉल ग्रेटिफिकेशंस एंड डूइंग स्मॉल फेवर्स इंक्रीजेस एवरीबॉडीज मोटिवेशन. It also makes the system more efficient. What is wrong in adopting such practices? आपका दोस्त ये कह रहा है कि देखो, कोई बहुत बड़ा गलत काम नहीं करो अपनी लाइफ में, लेकिन छोटा मोटा अगर कोई गिफ्ट किसी को देते हो, अगर आप किसी से थोड़ा बहुत फेवर लेते हो, फेवर देते हो ना, इसके थ्रू क्या होता है कि समाज में इफिशियंसी बनी रहती है और लोगों का मोटिवेशन लेवल बना रहता है. कहने का मतलब ये है कि आप छोटा मोटा घूस दे दो, किसी को कोई गिफ्ट दे दो, इस तरह की चीजें अगर चलते तो चलने, तो इसमें क्या खराब है. ये आपके दोस्त का कहना है. आप इसको काउंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? ऑब्वियसली आप इसी को काउंटर करेंगे. क्यों? इसलिए क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है आपके करप्शन की. ये छोटा मोटा कौन डिफाइन करेगा? मान लीजिए कोई बूढ़ी औरत आई है पेंशन बनवाने के लिए अपना, आपको हो सकता है लगे 100 रुपए छोटा मोटा है, इस बूढ़ी औरत के लिए ले लेता हूँ इससे. हो सकता है किसी को लगे नहीं 500 कम से कम, किसी को लगे नहीं कम से कम 800 लूंगा मैं. तो ये छोटा मोटा क्या होता है? देयर इज नथिंग लाइक दैट. इसी क्रम में अगर आप चाहें तो इंडियन हिस्ट्री में कुछ ऐसे टर्म्स है जिनका की मेंशन आप कर सकते हैं. नजराना, शुक्राना, मुंह दिखाई, जजमानी. तो ये जो स्मॉल एक्ट्स ऑफ करप्शन होते हैं, दे आर ऑल्सो एक्ट्स ऑफ करप्शन. इट इज नॉट अबाउट द अमाउंट इन्वॉल्व. इंटीग्रिटी जो चीज होती है, जो इंटीग्रिटी जो चीज होती है, वो हमेशा कंप्लीट होती है. इसमें कोई पार्ट नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि इंटीग्रिटी जो है सो 100% ना होकर 98%. इंटीग्रिटी हैज टू बी ऑलवेज 100%. बस बात खत्म. ठीक है, तो आपको इन पॉइंट्स के थ्रू इसको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है. ठीक. तो फाइनली देखिए क्वेश्चन ये कहता है, क्रिटिकली एनालाइज द अबव व्यू पॉइंट्स. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस व्हाट विल बी योर एडवाइस टू योर फ्रेंड. आपको अपने एडवाइसेस को लिखना है इसमें. ठीक है. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका कोई टिपिकल केस स्टडी तो है नहीं. इसमें सिंपली आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई आपके सामने आपके एक दोस्त आए और आपने बातें करी और आप दोनों लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की. हु इज ऑल्सो एस्पायरिंग, मतलब आप तो है ही तैयारी करने वाले मोड में, आपका दोस्त भी तैयारी कर रहा है. और इस तरह के डिस्कशन कई बार होते भी हैं दोस्तों के बीच में, जो लोग की सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं. देखिए ऐसा क्यों है? टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे समाज में, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन जितने भी माँ बाप हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि आप, आपका बेटा या फिर आपकी बेटी, कोई भी जो तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी, क्यों चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले उनके बच्चे को? क्यों? बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि इसलिए चाहते हैं कि जनता की सेवा करनी है. ठीक. जनता की सेवा करना चाहने वाले लोग बहुत ही कम होंगे, हार्डली 0.1% होंगे. ठीक. ज्यादातर लोग वो हैं जो कि ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी अगर, तो ऊपर से कमाई होगी. घूस, फेवर्स, ब्राइब्स, एक्सचेंज ऑफ फेवर्स, प्लस पहुंच होगी लोगों तक, पहुंच होगा पावर तक. इसीलिए ज्यादातर लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी में. टू बी वेरी फ्रैंक यही रीजन है. ठीक है. लेकिन इस चीज को अदरवाइज मत लीजिए. क्यों? इसलिए क्योंकि ये चीज आप नहीं चाहते, ये चीज समाज चाहता है. और ये वो लोग चाहते हैं जो खुद नहीं बन पाए. जो खुद बन जाते हैं उनको बाद में पता चलता है कि इस सर्विस में कितनी ज्यादा पावर होती है जनता की सेवा करने की, फिर उनका मोटिवेशन लेवल वैसा ही होता है. मैं बात कर रहा हूँ कि समाज में क्या परसेप्शन. समाज में ये परसेप्शन है कि अगर सरकारी अफसर है तो बहुत घूस कमाता होगा, तो बहुत अच्छा, इसका लाइफ स्टाइल होगा, पैसों की कमी नहीं होगी, बहुत पावर है इसके पास. ऐसा परसेप्शन समाज में. ऐसा क्यों है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा होने के पीछे बहुत सारे रीजन है. पॉलिटिकल रीजन भी हैं, कुछ मॉरल रीजन भी. ठीक है. आपकी जब सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपके पास ये बहुत बेहतरीन मौका होता है सही में जनता की सेवा करने का. सरकारी नौकर के पास, ये जनता के नौकर के पास बहुत पावर होती है. वो बहुत कुछ कर सकता है सरकार के लिए, बहुत कुछ कर सकता है जनता के लिए. ठीक. अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का जो डिस्कशन है काफी कॉमन है फ्रेंड्स के बीच में. ठीक. बहुत सारे बच्चे भी डिस्कस करते हैं इस चीज के बारे में कि सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे. आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे कि सिविल सर्वेंट का बार बार ट्रांसफर हो रहा है. सर अशोक खेम का जी बार बार ट्रांसफर क्यों हो रहा है इनका, ये इतना ऑनेस्ट है तो सरकार इनको रिवॉर्ड क्यों नहीं करती, पनिश क्यों कर रही है. इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं. बट इतना भी नहीं होते हैं कि आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाए. ठीक है.
मान लीजिए आप एक आईएएस अधिकारी बनते हैं और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ, या आपको जो कैडर मिला है उसका जो चीफ मिनिस्टर है आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है उसके साथ, वो बहुत से बहुत ये कर सकता है कि आपका ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप सिर्फ एक ट्रांसफर का दर्द झेलने को रेडी हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है पूरे करियर में, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जबकि आप चाहें तो अपने सिर्फ एक सिग्नेचर से पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बिगाड़ सकते हैं। बट हाँ, आपको एथिकली काम करना है, आपको एथिकली साइन करना है, जानबूझ से गड़बड़ काम नहीं करना। ठीक है। एनीवेज फ्रेंड्स, आइए हम उस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन है आपका, ये ओवरऑल किस थीम पे अडॉप्टेड है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये ओवरऑल दो थीम्स के ऊपर अडॉप्टेड है। एक हो गया आपका ड्यूटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ये आप देखिए ओवरऑल क्वेश्चन आपका सिविल सर्वेंट्स के ऊपर है और इनके दो तीन डायमेंशंस के ऊपर है। एक हो गया आपका ड्यूटी, कि भाई सिविल सर्वेंट्स की ड्यूटी क्या चीज होती है, ठीक। या फिर ड्यूटी एथिक्स को आप लिख लीजिए। एक हो गया इनके वैल्यूज के बारे में और एक हो गया इनकी इंटीग्रिटी के बारे में। इन दो तीन चीजों के ऊपर क्वेश्चन आधारित है। ठीक है। अब देखिए ये जो सवाल है आपका, इसमें ड्यूटी एथिक्स को लेकर के आप किन चीजों का कोट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। कांत का आप कोट कर सकते हैं, आप गीता को कोट कर सकते हैं, आप एरिस्टोटल को कोट कर सकते हैं। ठीक। वैल्यूज आप लोगों को पता है नोलन कमेटी के बारे में, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रिटी आप लोगों को पता है, सर्टेनली वैल्यू तो होती है इंटीग्रिटी, बट इंटीग्रिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स में आप लोग अच्छे अच्छे एग्जांपल लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी अच्छे अच्छे एग्जांपल, जैसे यू कैन टॉक अबाउट दुर्गा शक्ति नागपाल, यू कैन टॉक अबाउट टीएन सेशन। टीएन सेशन एक ऐसे आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने अकेले पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही रिफॉर्म कर दिया, अकेले, कोई और क्रेडिट लेता भी नहीं इनका, अकेले रिफॉर्म कर दिया। ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स का भी यूज कर सकते हैं जो कि आपके आंसर में और चार चांद लगाएगा। एग्जाम विल बी रियली इम्प्रेस्ड कि हाँ आपको सिर्फ एथिक्स का नॉलेज नहीं है, आपको रियली में नॉलेज ऐसे लोगों के बारे में भी है जो कि इन एथिक्स को फॉलो करते हुए सिविल सर्विसेज में काम करते हैं। ठीक है। तो ब्रॉडली आपको इन चीजों के अलॉन्ग चलना है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग फिर शुरू करते हैं अपना आंसर। आपका स्ट्रक्चर क्या होगा पहले उस चीज को देखिए। अब देखिए आपका टिपिकल केस स्टडी तो है नहीं, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले तो आप एक छोटा सा इंट्रो लिख दीजिए इसमें। ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करिए, एक स्टेक होल्डर का वैल्यूज मैपिंग कर दीजिए। इसमें आप क्या करेंगे, एक तरफ आप बनाएंगे सिविल सर्विसेज को या सिविल सर्विसेज को, एक तरफ बनाएंगे सोसाइटी को। बस उसके बाद आपका पार्ट ए का आंसर, पार्ट टू का आंसर, पार्ट थ्री का आंसर, पार्ट फोर का आंसर। इन सभी में आप कुछ ना कुछ एग्जाम्पल चाहें तो लिख दीजिए, कोई ना कोई कोट अगर हो तो उसको आप लिख दीजिए। इन सभी का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन के आंसर में एज सच कंक्लूजन करने की बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक छोटा इसमें कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं। देखिए ज्यादातर पॉइंट्स आपके ऊपर कवर हो ही जाएंगे, बट स्टिल एक कंक्लूजन ऐड करना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत छोटा और बिल्कुल क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आंसर को अलोंग विथ इंट्रोडक्शन। अब देखिए इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका दोस्त आपसे कुछ डिस्कस करना है, आप दोनों लोग सिविल सर्विस की तैयारी करना है। आप इंट्रोडक्शन में चाहें तो इसको समरी स्टाइल में लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको फिलोसफिकल स्टाइल में भी लिख सकते हैं। समरी स्टाइल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि the points raised by my friend for discussion as above are very pertinent to today's civil services. Okay. The points and issues raised by my friend as above are very pertinent to modern day
सिविल सर्विसेज टू मॉडर्न डे सिविल सर्विसेज। ठीक है, दूसरा देखिए, उसने जो पॉइंट्स उठाए हैं आप उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे उसने पहले पॉइंट में उठाया है कि हम लोग क्यों एथिकल बने जब हमारे अपने लाइफ को खतरा हो सकता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में उसने ये कहा है कि हम लोग माइनॉरिटी में रह के क्या कर लेंगे अगर हम एथिकल भी हैं तो। तीसरे पॉइंट में उसने ये कहा है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है इसमें हम लोग पीछे हो जाएंगे अगर हम लोग ज्यादा एथिक्स को प्रेफरेंस देंगे तो। और चौथे पॉइंट में उसने ये कहा है कि छोटा मोटा अगर गिफ्ट एक्सचेंज होता भी है तो उसमें गलत क्या है। तो आप इन चारों पॉइंट को काउंटर करने के लिए आप एक कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट यहाँ पे लिखिए, वही आपका इंट्रो कंप्लीट करेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि द वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज clearly state that each civil servant must be acting as a moral exemplar। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिए, दे हैव a role model effect and immense power and opportunity to affect change in or changes in society। फिर उसके आगे आप लिखिए, दिस सिलेक्शन process ensures that only the individuals driven by high values, motivated, and ready to make sacrifice are selected। Ready to make sacrifices are selected, or you can say ready to make sacrifices for public service are selected, for public service are selected। बस, अब देखिए इस इंट्रो के थ्रू आपने ये चीज क्लियर कर दिया एग्जामिनर को कि जो पॉइंट उठाए हैं मेरे दोस्त ने वो पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट तो बहुत पर्टिनेंट है, लेकिन इन सारे पॉइंट्स का आंसर आपको इस चीज में मिलेगा कि क्या वैल्यूज होने चाहिए सिविल सेवा के। ठीक है, उनका क्या पावर और अपॉर्चुनिटी होता है समाज में बदलाव लेकर आने का, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वही इंश्योर कर देता है कि इस तरह के लोग ही आ सके जिनके के अंदर बहुत हाई वैल्यूज हो, मोटिवेटेड रहे एंड दे आर रेडी टू मेक सैक्रिफाइसेस आल्सो फॉर पब्लिक सर्विस। ठीक है, तो आपने इसके थ्रू क्लियर कर दिया एग्जामिनर को कि इन चारों पॉइंट्स का आंसर में क्या लिखने वाला हूं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे इंट्रो। ठीक, अगर आप इसको थोड़ा चाहते हैं और टच देना तो आप इसमें सेकंड एआरसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें नोडल कमिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो समय आपके ऊपर छोड़ता हूं वो कैसे इस्तेमाल करना है, बट यू कैन सर्टेनली यूज हियर सेकंड एआरसी, यू कैन यूज हियर नोलन कमिटी जिसने कि आपको फाउंडेशनल वैल्यूज दिया है। तो जहां पे आप लिख रहे हैं वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, इसके आगे आप लिख सकते हैं नोलन कमिटी का नाम। ठीक है, सारे वैल्यूज को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोडल कमिटी का। ठीक है, फाइनली आप ये लिखिए, does the following
advice can be made to my friend। आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट उसने क्या उठाया कि जब आजकल की दुनिया में अनएथिकल इन्वायरमेंट है हर तरफ, तो कोई भी इंसान अगर चाहे कि वो ईमानदारी से अपना काम करे तो इसकी वजह से उसके करियर में बहुत प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से उसमें हार्डशिप्स बहुत ज्यादा उसको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्यों नहीं प्रैक्टिकल हो करके हम लोग कम से कम रिस्क लेते हुए उतना ही अच्छा काम करे, इतना कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा सपोर्टिंग कीजिए अपने दोस्त के आर्गुमेंट को, वो लिखिए कि इट इज ट्रू दैट strict adherence to ethical principles in life may cause frustration and even risk to one's life। However, बस इतना, इससे ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं करना अपने फ्रेंड को। आपको ये कहना है कि however there are strong arguments on the contrary। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके अपने दोस्त को आप काउंटर कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें ये लिखिए आप, गुड पीपल ऑलवेज बिहेव एथिकली always behave ethically irrespective of circumstances। irrespective of circumstances। उसके आगे लिखिए, इसका पॉइंट मतलब ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा एथिकली बिहेव करते हैं, भले कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, उनके फेवर में हो या फिर एडवर्स हो। उसके अलावा लिखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी honesty is the best policy and it ensures self-respect and leads to character। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, a person has role model effect on society and family। Following ethical standards ensures following ethical standards ensures proper, or you can say moral upbringing of children। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे बेईमान बने, है ना, इसीलिए। अच्छा, उसके आगे चलिए आप, अगर कोई अगर कोई एथिकली बिहेव करता है, भले ही उसके लाइफ को खतरा हो, जो भी हो, तो उसमें उसमें क्या आप एथिकल प्रिंसिपल्स का यूज कर सकते हैं। मैंने डिस्कस किया ऊपर, यू कैन टॉक अबाउट कांट, यू कैन से दैट
Kantian duty ethics describe that every individual must act in a way which can be universalized, which can be universalized. Only, only ethical standards can, only ethical standards can fulfill this. देखिए हमने डिस्कस किया था ना ऊपर कि आप किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा था आपसे कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इमैनुअल कांट का, पांडव का, ड्यूटी एथिक्स का, गीता का, एरिस्टोटल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहाँ पे। सो कांत ने ये कहा कि आप इस तरह से बिहेव करिए दैट आपके एक्शंस यूनिवर्सल हो सके। ठीक, अच्छा। दूसरा कि ऐसे कौन सा एक्शन यूनिवर्सल होंगे, वो एक्शन जो कि आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करते हैं। ठीक है, इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वो है गीता का, दैट टॉक्स अबाउट निष्काम कर्म। यू कैन टॉक अबाउट निष्काम कर्म। तो आप लिख सकते हैं कि भाई निष्काम कर्म जो है, इट इज, निष्काम कर्म इज फॉलोइंग moral duty without any consideration, so without any other considerations, right? तो इन चीजों के थ्रू आप अपने दोस्तों को कन्विंस कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कि देयर आर many examples who have adhered to ethical principles despite any adversity. Like, you can quote Shri Ashok Khemka, you can quote Miss Durga Shakti Nagpal. Then ultimately you can say that a civil servant must be driven by moral heroism and fortitude, thus behaving in a virtuous way. हो गया। तो इतना बोल के अपने दोस्त को आप काउंटर कर सकते हैं कि देखो, आपका जो पॉइंट है कि हाँ दिक्कत होती है लाइफ में, लेकिन दिक्कत जो होती है उसे झेलना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग हमेशा एथिकली बिहेव करते हैं डिस्पाइट एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। ऑनेस्टी हमेशा बेस्ट पॉलिसी होती है, और हर इंसान में कुछ ना कुछ रोल मॉडल इफेक्ट होता है समाज के ऊपर और अपने फैमिली में। अगर कोई इंसान एथिकली बिहेव करेगा तभी तो उसके बच्चों का भी पालन पोषण अच्छे से हो पाएगा, तभी तो उसके बच्चे भी ईमानदार बनेंगे। प्लस लास्ट में आप कांतियन ड्यूटी एथिक्स और निष्काम कर्म के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अपने दोस्त को आप फिलोसफिकली कन्विंस कर सकते हैं। लास्ट में एग्जांपल दीजिए श्री अशोक खेमका और दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे सिविल सर्वेंट्स का एग्जांपल आप दीजिए। ठीक है, इसके थ्रू अपने दोस्त का पहला पॉइंट जो है उस पर आर्गू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आइए दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं हम लोग।
दूसरा पॉइंट जो आपका दोस्त बना रहा है वो क्या है, वो ये कहता है कि जब सारे लोग ही गलत काम कर रहे हैं तो अकेला इंसान क्या कर लेगा, वो फ्रस्ट्रेट ही होगा लास्ट में जाकर के। इसको देखिए आप कैसे काउंटर करेंगे। काउंटर करने के लिए आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग वन मैन may seem too small to effect any change. But however, बस इतना ही लिख के अपने दोस्त को आप सपोर्ट कर दीजिए, फिर आइए एनालाइज करके काउंटर कीजिए। However, all it takes to start a revolution is one committed man. ठीक, उसके आगे आप यहीं पे एग्जांपल ले दीजिए। फॉर एग्जांपल गांधी जी। क्यों? जब ये आए थे इंडिया, लोगों को लगा ये क्या नॉन वायलेंस की बातें कर रहे हैं, इससे आजादी कहाँ मिलेगी हमें। किसी ने माना, किसी ने नहीं माना। ठीक। लेकिन गांधी जी अपने फिलॉसफी पे, अपने एथिक्स पे टिके रहे। अल्टीमेटली हुआ क्या, थोड़ा वक्त लगा। 1915 से लेकर के 1947 करीब करीब 30 साल का वक्त आप ले लीजिए। 30 साल का जो ये वक्त लगा, इसमें गांधी जी ने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को। सो इट मीन्स दैट इवन इफ वन पर्सन इज देयर, he or she can alone start to bring the change in the entire system. ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए फॉर एग्जाम्पल गांधी जी and his methods were seen ineffective at the start, but ultimately united whole India and won us freedom. ठीक है, अब इसके बाद अपने दोस्त के पॉइंट को आप थोड़ा काउंटर करना शुरू करिए, उसमें लिखना शुरू करिए। आप सबसे पहले उसमें ये लिखिए कि many times people need a dramatic example to shake them out of apathy. To shake them out of apathy. ठीक है, उसके आगे लिखिए one must, या वन मत लिखिए, इसको ऐसे लिखिए people must never underestimate the power of a small group of committed individuals to change the world. In fact, that is the only thing which actually has. That is the only thing which actually has. यहाँ भी चाहे तो आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लेनिन इन रशियन रेवोल्यूशन। अब देखिए, मैं किसी एंगल से ये नहीं बोल रहा हूँ कि रशियन रेवोल्यूशन बहुत अच्छी चीज थी, इसमें बहुत खून खराबे भी हुआ था, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं
कैसे एक इंसान ही सब कुछ चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तीसरा लिखिए आप, इंडियन फिलोसफी एंड लिटरेचर, इंडियन फिलोसफी एंड लिटरेचर is replete of such examples like, कुछ एग्जाम्पल बताइए, जैसे कि पांडवास इन महाभारत, महाभारत वॉर। और एग्जाम्पल बताइए आप, मैंने आपको बताया टैगोर जी का पोयम, टैगोर्स पोयम ऑफ एकला चलो रे, राइट। इसी पोयम को अडॉप्ट किया आपके सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस organized armed invasion etc। यार थोड़े से मैं एक्सट्रीम टाइप एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा वॉर की तरफ जा रहा हूँ, वॉलेंस वगैरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन बट दैट इज ऑल्सो ओके, दैट इज नॉट समथिंग विच यू कैन नॉट कोट, बट अल्टीमेटली आपको एक ऐसा एग्जांपल चाहिए होगा रियल लाइफ में जिसके थ्रू अपने दोस्तों को कन्विंस कर सकें। तो अल्टीमेटली आप ये चीज लिखिए, देखिए आपके दोस्त ने बोला कि अगर एक सिंगल पर्सन या अगर छोटा सा ग्रुप जो है वो चाहे चेंज लेकर के आना, तो दे आर बाउंड टू बी इनफेक्टिव, दे आर बाउंड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। लास्ट में आप एक सिविल सर्विसेज का इसमें एग्जांपल लिखिए, आप इसमें लिखिए, इन सिविल सर्विसेज देयर आर many such examples like आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका, मैंने बताया भी है आप लोगों को, IAS who led a citizen movement to construct a road without any help from government। देखिए एक अकेला IAS क्या क्या कर सकता है। एक और एग्जांपल लिखिए आप, श्री TN सेशन, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल है यहाँ पे, क्यों? श्री TN सेशन सिंगल हैंडेडली reformed the election commission of India। एक अकेला पर्सन जो है वो क्या क्या नहीं कर सकता, डिस्पाइट पॉलिटिकल प्रेशर। इस तरह से अपने दोस्त को आप यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना लिखना काफी है आपके लिए। एग्जाम्पल्स आपके सिविल सर्वेंट्स का अगर देंगे तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों? क्योंकि आप और आपके दोस्त दोनों प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्वेश्चन में आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ही आया हुआ है, इसीलिए आपको सिविल सर्वेंट्स का एग्जाम्पल देना यहाँ पे ऑलवेज बेटर रहेगा। ठीक है, आइए अब तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, आपके दोस्त ने रेज किया। तीसरे पॉइंट में आपका दोस्त ये कह रहा है कि अगर हम बहुत ज्यादा एथिक्स को प्रेफरेंस देंगे तो क्या हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस में पीछे नहीं हो जाएंगे? बात तो देखिए वो सही कह रहा है, और ये जो है इसके दो डायमेंशन, एक है आपका इंटरनल और एक है आपका एक्सटर्नल। कैसे? इंटरनल में जरा आप लोग समझिए इस चीज को, अगर हम लोग फार्मर्स के हर अधिकार को पूरा करने लगे, अगर हम लोग माइनॉरिटीज के हर अधिकार को पूरा करने लगे, अगर हम एथिक्स के
हर हर इशू में बिल्कुल एक टफ स्टैंड लेने लगे कि नहीं, हमें तो एथिक्स को फॉलो करना ही करना है, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया एक अच्छा डेवलप्ड नेशन बन सकता है? जैसे अगर आप इतिहास देखेंगे यूएस का, जापान का, ब्रिटेन का, इन लोगों ने सॉरी इन लोगों ने अपने कंट्री में कोई बहुत ज्यादा एथिक्स को तो फॉलो किया नहीं है। जापान ने तो अपने ही राइस फार्मर्स को बहुत बुरी तरह कुचल दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके वहां के कैपिटलिस्ट लोगों को, और वो प्रॉफिट के थ्रू जापान और कॉलोनीज को इन्वेट कर सके। ठीक। तो जापान ने अपने अंदर क्या किया आप देखिए। यूएस को देखिए, उन्होंने पूरे रेड इंडियंस की पॉपुलेशन को ही साफ कर दिया। ठीक। ब्रिटेन ने भी अपने यहाँ सोशल इनइक्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया ताकि वहां के कैपिटलिस्ट्स को प्रॉफिट ज्यादा हो और उसके थ्रू फिर प्रॉस्पेरिटी लेकर आए बाय कॉलोनाइजिंग दी अदर कंट्रीज। ठीक। तो ये हो गया एक इंटरनल डायमेंशन कि आपको अपने देश के अंदर अगर सब कुछ एथिकल रखना है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप फार्मर्स के हर राइट को पूरा करने लगे, है ना, माइनॉरिटीज के हर राइट्स को पूरा करने लगे, तो क्या आपका देश कभी डेवलप्ड नेशन बन पाएगा क्या? क्योंकि हमें दूसरे देशों में जो हुआ उससे सीख तो यही मिलती है कि एथिक्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देने की आवश्यकता नहीं है। चाइना को देख लीजिए, चाइना के अंदर लेबर लॉज कितने खराब हैं, इन्वायरमेंटल लॉज कोई फॉलो नहीं करता, है ना। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी डिसेंट को क्रश कर देती है, लेकिन चाइना का डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ एज कम्पेयर टू इंडिया। तो चाइना मॉडल में एथिक्स को तो प्रेफरेंस नहीं देते, डेमोक्रेसी नामी कोई चीज भी नहीं है वहां पे। तो चाइना का मॉडल तो बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो पहला तो ये इंटरनल डायमेंशन हुआ। दूसरा है इसमें एक्सटर्नल डायमेंशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि हम लोग पीछे रह जाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेस में। अगेन आप चाइना और इंडिया को कंपेयर कीजिए, बट एज टू डिफरेंट नेशंस। चाइना में रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, पायरेसी होती है, एथिकल कंसिडरेशन कहाँ है इसमें? कुछ भी नहीं है। लेकिन चाइना का बेटर डेवलपमेंट है। आप दूसरे कंट्रीज को देखिए, यूएस वगैरह को देखिए, उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन के कितने सारे एस्पेक्ट्स, जैसे कि योगा हो गया, आयुर्वेद मेडिसिन हो गया, वगैरह वगैरह पे बहुत सारे पेटेंट्स क्लेम करके रखा हुआ है। आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज बायोपायरेसी करती हैं। आपने केस का नाम सुना होगा नोवार्टिस ग्लिवेक का केस, जिसमें कि इंडियन पेटेंट्स एक्ट सेक्शन 3D को इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने। होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनीज ये करती हैं कि वो अपने दवाइयों में छोटा मोटा चेंज करके बोलेंगी तो नई दवाई बन गई, मुझे पेटेंट दे दो अगले 20 साल में, ताकि खूब प्रॉफिट कमाए। बड़े बड़े कंट्रीज के जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन होते हैं वो अफ्रीका या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाकर के वहां गवर्नमेंट को ब्राइब करके उनसे प्रोजेक्ट्स अपने फेवर में करवा लेते हैं। तो क्या इंडिया भी सेम चीज करवाए? तो इस चीज में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो डायमेंशन होंगे आपके, एक हो जाएगा आपका इंटरनल और एक हो जाएगा आपका एक्सटर्नल। आपको इन दोनों डायमेंशंस को एड्रेस करने की आवश्यकता है। ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने देखा है ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटरनल डायमेंशन में ही रह जाते हैं, एक्सटर्नल को पूरी तरह भूल जाते हैं। ऐसा मत करिएगा। ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं। तो पहले देखिए, आपके दोस्त ने जो बोला थोड़ा सपोर्ट करिए उसको। उसको ये करिए कि कंपटीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट is very intense in today's world. ठीक है। whenever whenever there is a mad rush, ethics takes a backseat. But I will try to convince my friend over importance of ethical
governance, values driven development, and the constitutional spirit. देखिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट एक ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। एक तरह से चीट कोड है आपके लिए। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि संविधान यूपीएससी को बहुत पसंद है। संविधान यूपीएससी के आंसर कॉपी चेक करने वाले हर इन्विजिलेटर को बहुत ज्यादा पसंद है। संविधान का जिक्र आप लोग खूब क्या करिएगा अपने आंसर में। संविधान का जिक्र खूब क्या करिए, और अगर संविधान के अंदर कोई पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाए फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल ड्यूटी, टीपीएसपी और प्रियम्बल, यही 4 पॉइंट, यही 4 पार्ट आपके एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो पॉलिटिकल चीजें, यही 4 चीजें आपके एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं कुछ मिले डाल दिया करिए। एनीवेज, आइए आगे चलते हैं हम लोग। अपने फ्रेंड को आप कैसे कन्विंस करेंगे? सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे इंटरनल डायमेंशन। एक सबहेडिंग दे दिएगा यहाँ पे इंटरनल डायमेंशन, या चाहे तो वह पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं आप कि द डेवलपमेंट प्रोसेस has got ethical dimensions in 2 domains. One is internal domain, next is the external domain या global domain. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिखिए। यहाँ पे पहले दोस्त को आप ये बताइए कि देखिए, ट्रू and sustainable development true and sustainable development cannot happen unless it is unless ethics and values are given top priority. तुरंत इसका एग्जाम्पल डालिए। फॉर एग्जाम्पल, पंचशील। पंचशील कौन सा? चाइना वाला? नहीं, अभी इंटरनल डायमेंशन लिख रहे हैं तो पंचशील ट्राइबल पॉलिसी बाय नेहरू जी। आप लोगों ने सुना होगा इस पॉलिसी के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं सुना, इस पॉलिसी को जरूर पढ़िएगा। इट इज अ मार्वेलस पॉलिसी। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। आजादी के बाद नेहरू जी के सामने सवाल था कि भाई ट्राइबल लोग जो है इनका डेवलपमेंट कैसे हो। इनका डेवलपमेंट इंडिया के साथ साथ कर दें, लेकिन उसकी वजह से इनका कल्चर खराब हो जाएगा कि बाहर के लोग इन्वेट करेंगे अंदर, बाहर के लोग आएंगे, रुकेंगे, इनके कल्चर को समझेंगे, मिक्सअप करेंगे। या फिर ऐसा करें कि ट्राइबल्स को हम लोग अपने ही रेट पे डेवलप करने दें, इनको बस बाहर बाहर सपोर्ट करें। तो ये जो आइडिया था कि इनको इनके ही रेट पे डेवलप करने दो, बाहर बाहर सपोर्ट करो, उसे कहते हैं पंचशील ट्राइबल पॉलिसी। इसमें 5 पॉइंट थे। आपके जीएस मेन 1 और 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको, और एथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो सेकंड पॉइंट लिखिए आप। ऑल citizens have certain basic rights which must be fulfilled. Which must be fulfilled. For example, क्या क्या राइट्स ऐसे हैं जो कि आपको फुलफिल करने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा लिखिए जो कि आपके फ्रेंड के पॉइंट को प्रूव करे इन शॉर्ट रन, बट लॉन्ग रन में कॉम्प्रोमाइज कर दे। जैसे
आप लिखिए यहाँ पे, although many nations in the past although many nations in the past deviated from ethical governance to achieve quick development, but that was not sustainable. For example, for example, Japan brutalized its rice farmers. फुल स्टॉप। उसके बाद आप यहाँ पे ये चीज भी लिखिए कि that was a time for mad scramble of colonies, mad scramble for colonies, which led to world war, which led to world wars। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको इंटरनल डायमेंशन में कोई एक ऐसा एग्जांपल चाहिए जो कि आपका गवर्नेंस को दिखाए कि अगर गवर्नेंस प्रॉपर नहीं होगी तो जनता जो है उसके अगेंस्ट भी खड़ी हो सकती है इन इट्स ओन वे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो है आपका चिपको मूवमेंट का। वो है आपका चिपको मूवमेंट का। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चिपको मूवमेंट shows that people would not accept unjust laws and can rise to demand their rights। ठीक है। और लास्ट में आप एग्जांपल लिख दीजिए इसमें चाइना का। टुडे चाइना has developed at a very fast rate, but it has suppressed dissent, labor rights, and environmental ethics. Sorry, labor rights and environmental ethics। क्लियरली उसके बाद आप एक थोड़ा सा कंक्लूजन लिखिए इस पार्ट का। क्लियरली चाइनीज मॉडल is unacceptable to India or to Indian society, and the former is not sustainable in long run। Former is not sustainable in long run। ठीक है। तो ये था आपका ब्रॉडली इंटरनल डायमेंशन के बारे में।
अब देखिए इसमें जो हमें एक्सटर्नल डायमेंशन भी जो ऐड करना है, उसको ऐड करने के लिए उसको ऐड करने के लिए भी आप इंडिया और चाइना का ही कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे एक सबहेडिंग दे दीजिए एक्सटर्नल का, कि इस सवाल में एक एक्सटर्नल डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए comparisons can be made between India and China as above. And one can conclude that Indian model is sustainable and respected. चाइनीज मॉडल को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है दुनिया में, है ना। अगला पॉइंट आप चाहें तो एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड ये कर सकते हैं कि देखिए आपका आपका ग्लोबली ये देखा जाता है कि कई सारी कंट्रीज के जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन हैं वगैरह हैं, ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं इन ब्राइबिंग, इन यूजिंग प्रेशर टैक्टिक्स टू विन प्रोजेक्ट्स इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, इट इज अगेन अनएथिकल। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं इस तरह से कि इंडिया का कितना अच्छा गुडविल है। आप इस पॉइंट को ऐसे लिखिए कि ग्लोबली मैनी large corporations and governments have indulged in bribery, lobbying, and pressure tactics to win development projects in third world nations. Full stop. But India has always maintained high ethical standards, thus generated immense goodwill and respect, and thus generated immense goodwill and रिस्पेक्ट। ठीक है, सो अल्टीमेटली अपने फ्रेंड को आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डेवलपमेंट विदाउट ethics is a short-term illusion. Any economic progress must be grounded in constitutional values and helmed by men of character. Okay,
इतना बोल के अपने फ्रेंड को आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में आपका फ्रेंड ये बोल रहा है कि अगर छोटा मोटा करप्शन होता है तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। उससे समाज में मोटिवेशन बना रहता है, समाज में लोगों को फेवर से एक्सचेंज करने का मौका मिलता है। अब देखिए, इस चीज को आप थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि स्मॉल एक्ट्स ऑफ फेवर्स एंड गिफ्ट्स are seen as are seen as acting, or are seen as factors, sorry, not acting, seen as factors for motivation towards better work, for motivation towards better work. It can be recognized with social practices like with social practices like नजराना, शुक्राना, जजमानी, एटसेट्रा। ये सब कुछ कुछ चला रहा था भारतीय समाज में, तो उसी की वजह से इसको देखा जाता है। बट वंस integrity must always be perfect। ठीक है, फाइनली अपने दोस्त को आप क्या पॉइंट्स बोलेंगे? आप पॉइंट ये बोलेंगे कि देयर इज नो डेफिनेशन और स्टैंडर्ड फॉर व्हाट इज स्मॉल। भाई छोटा क्या है, इसका कोई डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड तो है नहीं। उसके आगे आप लिखेंगे स्मॉल एक्ट्स ऑफ करप्शन if unchecked leads to decay of moral fiber। It leads to decay of moral fiber and ultimately big incidents of corruption। ओके, इन दोनों पॉइंट्स के साथ आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। फाइनली आप ये कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज must always be the benchmark of ethical standards। Thus, even a small act of favors, bribes, or corruption can smear the public image of whole civil services। Full stop। ये फिर आपने अपने दोस्त को कन्विंस करने के लिए ये सारे पॉइंट्स बोल दिए।
अब लास्ट में देखिए, अब देखिए इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर एग्जांपल तो है नहीं, इसमें जनरल चीजें ही आपको लिखनी पड़ेंगी पॉइंट नंबर 3 और 4 में। जो आपके दोस्त का पॉइंट नंबर 3 और 4 था, उसके रिस्पॉन्स में आपको जनरल चीजें ही लिखनी पड़ेंगी। अब फाइनली अल्टीमेटली एक काम ये कीजिए कि आप एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर दीजिए। आप ये कहिए कि दस आई विल रिक्वेस्ट माई फ्रेंड टू internalize internalize ethics, and we must practice what we prepare for the examination. We must practice what we prepare for the examination. Being unethical, sorry, being ethical may cost, but being unethical costs even more. मैंने आप लोगों को बताया भी था पिछले क्लास में, कॉर्पोरेट सेक्टर में कहावत है, उसका आप इस्तेमाल यहाँ पे भी कर सकते हैं। इस तरह से अपने फ्रेंड्स के आप हर एक आर्गुमेंट का आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए नो डाउट इसका आंसर लेंदी है, नो डाउट इसमें काफी सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया मैंने, इंग्लिश काफी ज्यादा लिखनी पड़ी है। अगर आप चाहते हैं इसके आंसर को छोटा करना तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए आपको ये चीज तो समझ में आ गया कि जो भी आपको बोलना है उन पॉइंट्स में आपको कहाँ कहाँ पे फोकस रखना है, और आपके दोस्त ने भी जो आपने सवाल पूछा है बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट करके ही पूछा है। तो फ्रेंड्स आपके लिए ये चीज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको इसको छोटा करना हो आंसर को, तो आप इसमें फ्लो चार्ट, टेबल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो आपके फ्रेंड का जो पहला ही पॉइंट है कि अगर हम लोग स्ट्रिक्टली एडहियर करें एथिकल प्रिंसिपल से तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगता है, इसमें जो मैंने 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखे हैं, इन पांचों पॉइंट को आप सिंपली एक टैबुलर फॉर्मेट में या फिर आप एक सन डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। आर्गुमेंट्स को सिर्फ आप छोटा मोटा लिख सकते हैं, जैसे गुड पीपल ऑलवेज बिहेव एथिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टांसेस। इस पॉइंट को आप ऐसे लिख सकते हैं कि एथिकल बिहेवियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस। बस हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इतने को ही लिख दीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद 2 और एरो निकाल के लिख दीजिए सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कैरेक्टर। इस तरह से अगर आप चाहें तो उसको थोड़े से और कम वर्ड्स में आंसर को लिख सकते हैं। उसकी फ्रीडम आपको मैं पूरी तरह से देता हूं, आप उसको जैसे चाहे अरेंज करें। मैंने इस क्वेश्चन में पॉइंट बाय पॉइंट ही आंसर लिखा है, और जो भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं एग्जाम्पल्स को आप लोग एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। इन एग्जाम्पल्स का यूज करना आपको आना चाहिए, खासकर जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके एग्जाम्पल्स का यूज करना आपको बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो विद दिस वी फिनिश आवर क्लास। अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर अगले केस स्टडी को भी देखेंगे। टिल देन थैंक यू एंड प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग।